हेलो गाइस, ट्रांसलेशन की इस क्लास में आज हम आपको वोज वर्ग का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे करते हैं वो सिखाएंगे। अगर आपने पिछली क्लासेस देखी हैं तो उसमें हमने वोज वर्ग का प्रयोग आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव सेंटेंसेस में करना सिखा दिया है। तो चलिए अब जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वोज वर्ग का प्रयोग कैसे करते हैं वो सीखते हैं। यूज़ ऑफ वोज वर। वोज का अर्थ होता है था और वर का मतलब होता है थे, अर्थात पास्ट टेंस में इनका प्रयोग होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब आप समझ ही गए कि जिन वाक्यों में, जिन सेंटेंसेस में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, तो वो सेंटेंसेस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना अफर्मेटिव सेंटेंस के मुकाबले और नेगेटिव सेंटेंस के मुकाबले थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन अगर आपने अफर्मेटिव को अच्छे से समझ लिया, नेगेटिव को अच्छे से समझ लिया, तो फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना भी आपको बहुत आसानी से आ जाता है। तो चलिए देखते हैं। वेरी इम्पोर्टेंट, यानी कि ये बात आपको बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि ये आगे को सभी जो भी कोई रूल आएगा उसमें इसका ही एप्लीकेशन होने वाला है। जैसे एक वचन कर्ताओं, जिसको आप नाउन भी बोल सकते हो, सिंगुलर नाउन, तो एक वचन कर्ताओं के साथ वोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बहुवचन कर्ताओं के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो ये बात आप बिल्कुल हमेशा के लिए याद कर लो कि जो भी एक वचन सब्जेक्ट्स होंगे, सिंगुलर नंबर नाउन होंगे, तो उनके साथ जो है वोज का प्रयोग किया जाएगा, और आई के साथ भी वोज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जितने भी कर्ता, जितने भी नाउन प्लूरल होंगे यानी कि बहुवचन होंगे, तो उनके साथ जो है वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और इसके डिटेल को अगर और समझना चाहते हो तो पिछली वाली क्लास देख लो, उसमें बिल्कुल एकदम डिटेल में हमने इस चीज़ को समझाया है। तो अब आइए रूल नंबर 1, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं वोज वर्ग का प्रयोग करके, उसका जो है ये रूल नंबर 1 है। पहला नियम, क्या नियम में लिखा है? जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो, यानी कि जैसे आपको कोई सेंटेंस दिया और उसमें क्या शब्द शुरू में आ रहा है, तो फिर उस सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। तो आप जो है उसमें ये इस तरह से करके, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉलो करना। सबसे पहले तो आप वोज और वर का प्रयोग करना, यानी कि या तो वोज का प्रयोग करना या तो वर का प्रयोग करना। अभी हमने ऊपर बताया था आपको कि एक वचन कर्ताओं के साथ वोज का प्रयोग करना है, और जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स होंगे यानी कि बहुवचन कर्ता होंगे, उनके साथ वर का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है, या बोल रहे हैं तो बोल देना है, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे है जो बची हुई चीज़ें हो गई, यानी कि वोज या वर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, और उसके बाद जो कुछ बचा वो ऑब्जेक्ट के अंतर्गत हम लिख देंगे। और बाद में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य लगाना मत भूलना, अगर लिख रहे हो तो। क्योंकि अगर आपने पूरे सेंटेंस को अगर सही भी ट्रांसलेट कर दिया और बाद में आपने साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया, तो ये ग्रामेटिकली गलत माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, बहुत क्लियरली आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्या वह तुमसे नाराज था, है नहीं। तो ये भाई सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों है। देखो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें आ गया क्या, और क्या जो है वो प्रश्नवाचक शब्द होता है। क्या वह तुमसे नाराज था, भाई प्रश्न पूछा जा रहा ना इसमें कि क्या वह तुमसे नाराज था, इसलिए ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है। और क्या शब्द जो है जिसने इसको इंट्रोगेटिव बनाया है वो वाक्य के शुरू में है, और जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में होता है
तो उसको ट्रांसलेट करने का नियम हमने आपको ये बताया था कि वोज वर लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वोज या वर। अब हमें ये देखना कि इसमें वोज लिखें या वर लिखें, तो उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। भाई सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग ही तो लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है इसमें वह, अर्थात ही। तो वह तो कि सिंगुलर नंबर होता है, एक वचन होता है, तो एक वचन के साथ वोज का प्रयोग कर दिया, तो वोज लिख दिया। उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, ही लिख दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि बचे हुए शब्द, अदर वर्ड्स। तो वोज ही एंग्री, नाराज, विद यू, तुमसे। तो क्या वह तुमसे नाराज था, क्या ट्रांसलेशन हो गई? वोज ही एंग्री विद यू, क्या वह तुमसे नाराज था। ठीक है, तो इस तरह से करके हो गया। और एक बात और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये जो क्या लिखा है ना, तो कहीं भी इसमें क्या की अंग्रेजी लिखने की आवश्यकता नहीं है, वोट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में जो आपने ये वोज का प्रयोग कर दिया है तो यही क्या का भी काम करेगा और था का भी काम करेगा। ठीक है, अगला सेंटेंस समझिए, क्या मैं अच्छा खिलाड़ी था। क्या इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या मैं अच्छा खिलाड़ी था। तो क्या वर्ड वाक्य के शुरू में आ रहा है, तो शुरू में वोज या वर लिखना है। हमने आपको बताया था कि आई के साथ वोज का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, मैं की अंग्रेजी होती है आई, तो आई के साथ तो वोज का प्रयोग होगा। तो वोज आई ए गुड प्लेयर, क्या मैं अच्छा खिलाड़ी था, और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे प्लेयर्स नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लेयर ही करेंगे, क्योंकि मैं एक व्यक्ति की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर में मामला चल रहा है। प्लूरल का यहाँ पे एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, क्या वे लड़के तुम्हारे भाई थे। क्या वे लड़के तुम्हारे भाई थे, तो क्या वर्ड वाक्य के शुरू में आ रहा है तो वोज या वर शुरू में लिखना पड़ेगा। अब वो लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है बे लड़के, बे लड़के तो फिर बहुवचन है, भाई एक लड़के से अधिक लड़के होने की का सेंस मिल रहा है ना। तो जब एक से अधिक हो जाता है कोई भी मामला तो फिर तो बहुवचन हो जाता है। तो बहुवचन में तो वर का प्रयोग करते हैं, तो हमने वर लिख दिया शुरू में, तो वर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे बे लड़के, तो दोज बॉयज़, वर दोज बॉयज़ योर ब्रदर्स, क्या वो लड़के तुम्हारे भाई थे। अब यहाँ पे जो आप लोगों में से जो भी ट्रांसलेशन की वीडियो वॉच करते हो और बाद में एक्सरसाइज भी आप सोल्व करते हो, बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हो, आपकी प्रैक्टिस हो जा रही है। कई बार आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे प्लूरल अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे प्लूरल ना करके आप सिंगुलर ही छोड़ देते हो, तो उसका आप ध्यान रखा करो, उसको प्लूरल कर दिया करो। जैसे प्लेयर का प्लेयर कर दिया, ब्रदर का ब्रदर्स कर दिया, इस तरह से करके जो भी हुआ करे। अगर प्लूरल मांग रहा है, बहुवचन मांग रहा है, तो उसमें ऐसी आई एस जरूर लगाया करो। ठीक है, अब रूल नंबर 2। भाई रूल नंबर 1 में तो बताया गया था कि जब क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो। अब रूल नंबर 2 में क्या कह रहा है, जब इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। प्रश्नवाचक शब्द को आपको पता होगा ही कि प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उसमें क्या, कब, क्यों, कौन, कैसे, कहाँ, ऐसे से करके आता है। तो जब इस तरह के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं जिसको इंट्रोगेटिव वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो जब वो वाक्य के बीच में आ जाए, मतलब शुरू में ना हो, शुरू को छोड़ के कहीं पर भी हो, तब क्या नियम आप जो है लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला सेट करोगे। तो उस केस में आपको सबसे पहले जो लिखना है वो इंट्रोगेटिव वर्ड लिखना है। यानी कि अगर क्यों है तो वाई लिखना है, कहाँ है तो वेयर लिखना है, कब है तो वैन लिखना है। ऐसे करके जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा उसको शुरू में लिखोगे, उसके बाद लिखोगे वोज या वर, उसके बाद लिखोगे सब्जेक्ट, और उसके बाद जो है आपको प्रयोग करना है ऑब्जेक्ट, यानी कि जो बाकी बचे हुए शब्द हैं उनको। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड,
वॉज वर, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। अब उदाहरण से समझो तो एकदम से क्लियरली समझ में आएगा। कल तुम कहाँ थे, ये सेंटेंस है। कल तुम कहाँ थे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन किस वर्ड ने इसको इंट्रोगेटिव बनाया है? कहाँ, प्रश्नवाचक शब्द हो गया ना ये। कल तुम कहाँ थे, प्रश्न पूछा जा रहा है, कहाँ थे। तो कहाँ वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, यही तो रूल बोल रहा है। इंट्रोगेटिव वर्ड अर्थात वेयर, उसके बाद वॉज या वर। तो सब्जेक्ट है तुम तो प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तो बहुवचन के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वर। हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि एक वचन के साथ वॉज और बहुवचन के साथ वर। तो वेयर वर, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, यू आ गया, उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो क्या बचा फिर? वेयर वर यू यस्टरडे। कल की अंग्रेजी यस्टरडे। कल की अंग्रेजी टुमारो भी होती है, लेकिन टुमारो लिखेंगे नहीं, क्योंकि टुमारो का जो प्रयोग होता है वो होता है फ्यूचर टेंस में, भविष्य की जब बात होती है। लेकिन ये तो बीते हुए कल की बात हो रही है ना, तो बीते हुए कल के लिए अर्थात पास्ट में यस्टरडे का प्रयोग होता है, फ्यूचर में टुमारो का प्रयोग होता है। बीता हुआ कल यस्टरडे और आने वाला कल टुमारो। ठीक है। वह अपनी कक्षा में था, वह अपनी कक्षा में कब था, ये सेंटेंस है। तो इस वर्ड को, इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाया कब ने, तो कब जो है इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की ही अंग्रेजी लिखेंगे। कब के लिए यूज होता है? व्हेन। उसके बाद लिखेंगे वॉज या वर में से कोई एक, जैसा कि यहाँ नियम में बताया गया। तो उसके लिए सब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो व्हेन वॉज ही, सब्जेक्ट है वह, तो वह की अंग्रेजी होती है ही, और ही होता है एक वचन। तो व्हेन वॉज ही इन द क्लास, इन हिज क्लास, अपने की अंग्रेजी जो है हिज आ गई। और कौन से सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आती है किसी और क्लास में, इसको डिटेल में आपको बताएंगे। व्हेन वॉज ही इन हिज क्लास, वह अपनी क्लास में कब था। ठीक है। तो ये चीज़ वैसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ही एक वचन है, शी एक वचन है, ऐसे ऐसे करके। आप जो है देखो कि अगर एक व्यक्ति का सेंस आ रहा है तो वो एक वचन है, और एक से अधिक का सेंस आ रहा है तो वो बहुवचन है। ठीक है। अब जो है रूल नंबर 3, 3 नंबर के नियम में क्या बताया गया है? कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी आदि शब्द आने पर इनसे संबंधित संज्ञा नाउन भी इनके साथ ही लिखी जाती है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी वाक्य के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर कितना शब्द आ जाए, कितनी शब्द आ जाए, कितने शब्द आ जाए, किसका शब्द आ जाए, किसकी शब्द आ जाए, तो फिर क्या होगा कि इनसे जुड़ा हुआ जो भी नाउन होगा वो उसके साथ ही लिखा जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। वे किसकी पुस्तकें थीं, किसकी पुस्तकें, अभी ऊपर आया था कि किसकी से जुड़ा हुआ जो नाउन होता है उसको एक साथ लिखते हैं। तो किसकी से जुड़ा हुआ क्या है? पुस्तकें, किसकी पुस्तकें। तो इन दोनों की अंग्रेजी एक साथ लिखेंगे, कहने का मतलब ये है। तो हुज बुक्स, भाई वे किसकी पुस्तकें हैं, एक पुस्तक से ज़्यादा पुस्तक होने का पता लग रहा है ना, तो बुक्स कर दिया। हुज बुक्स वर दोज, वे किसकी पुस्तकें हैं। दोज जो होता है उसका हिंदी अर्थ होता है वे, और दीज का हिंदी अर्थ होता है ये। ठीक है। एक सेंटेंस और है, मोहन किसका दोस्त था। तो मोहन किसका दोस्त था, तो किसके के साथ और क्या लिखना पड़ेगा? दोस्त, क्योंकि किसके से जुड़ा हुआ जो नाउन है यहाँ पे वो मोहन नहीं है, बल्कि किसके से जुड़ा हुआ नाउन है? दोस्त। तो ऊपर अभी नियम में यही तो बताया था कि किसके के साथ जो भी नाउन जुड़ा हुआ हो उनको एक साथ लिखते हैं। तो किसका दोस्त, हुज फ्रेंड, एक वचन की बात हो रही तो वॉज आ गया, मोहन। हुज फ्रेंड वॉज मोहन, मोहन किसका दोस्त था।
इस तरह से करके ये हो गया। अब जो है ये 3 नियम हमने आपको बताए, इन्हीं पे आधारित एक एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, 5 सेंटेंस दे रहे हैं, इनको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्या वह खुश था? क्या वे तुम्हारे रिश्तेदार थे? कल वह नाराज क्यों थी? वे हमसे इतनी दूर क्यों थे? वे कितने आम थे? ठीक है, तो इन 5 सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करना। और वही कुछ लोग तो कहते हैं हमें ट्रांसलेशन आती है, और जब उनसे बोला जाता है ज़रा सेंटेंस ही ट्रांसलेट करके बताओ तो वो कर नहीं पाते। तो भाई ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, आपको आती है फिर भी ट्रांसलेट करो, आपकी कम से कम प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इंग्लिश बोलना सीखना चाह रहे हो तभी भी आपको बेनिफिट होगा, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तभी भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि ये जब आपकी ज़ुबान पे एकदम से रट जाएंगे तो फिर आपको कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।